गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे 11वीं की फिजिक्स में एक और रिलेशन, और वो रिलेशन है बिटवीन बल आघूर्ण एंड जलत्व आघूर्ण। ये जो चैप्टर है बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध, चूंकि घूर्णन गति की बात हो रही है तो घूर्णन गति में अपन बात करेंगे किसके आसपास? घूर्णन के आसपास। जब बल आघूर्ण की बात करते हैं, बल आघूर्ण की बात करते हैं टॉर्क, जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं मोमेंटम, वो दोनों होता है क्या? इनर्शिया। मतलब ये अपन जो है चाहे बल आघूर्ण की बात करें चाहे जड़त्व आघूर्ण की बात करें, वो घूमने की प्रवृत्ति के आसपास ही क्या करते हैं? वेरी करते हैं, घूमते हैं। तो आइए, दोनों का कॉन्सेप्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों में म्यूचुअल रिलेशन अपने को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है कैसे। सबसे पहले जब अपन बात करते हैं कि इट इज अ चैप्टर नेम्ड रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत एक फिगर क्लिक होना चाहिए, और वो फिगर आपके सामने बोर्ड पर। कैसे? मतलब एक अक्ष है, एक दृढ़ पिंड है, वो दृढ़ पिंड उस अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है, और वो जो दृढ़ पिंड है जाहिर है कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। जब दृढ़ पिंड घूर्णन गति करता है तो उसके छोटे छोटे कण क्या होते हैं? वृत्तीय गति में, वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं। यानी जो कोणीय वेग है उसके साथ साथ रेखीय वेग का अपना अलग अस्तित्व होता है, और यही बताता है आपने दोनों राशियों का संबंध, दोनों राशियों का संबंध। आइए तो इसको अपन इस तरह से पढ़ लेते हैं कि बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में क्या संबंध है। या प्रश्न की अगर बात करें परीक्षा में तो ये ऐसे आता है कि किसी घूर्णन गति कर रहे दृढ़ पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण में संबंध की व्याख्या करिए या सिद्ध कीजिए कि ऐसा और ऐसा, जो अपन आउटपुट में देने वाले हैं। ठीक इस तरह से प्रश्न आता है। तो अपन यहाँ से इसकी गणितीय विवेचना प्रारंभ करेंगे। क्या? बल आघूर्ण एवं जड़त्व आघूर्ण में संबंध की गणितीय विवेचना करने के लिए चित्रानुसार हम मान लेते हैं कि एक दृढ़ पिंड है जो कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। उन कणों के द्रव्यमान क्रमशः इस तरह से m1, m2 एंड so on mn है, और इन कणों की घूर्णन अक्ष से जो लंबवत दूरियां हैं वो क्रमशः r1, r2 एंड so on rn है। यदि हम ये मान लें कि ये दृढ़ पिंड xy अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति करता है, तो हम जानते हैं कि जब कोई भी दृढ़ पिंड घूर्णन गति करता है तो उसके छोटे छोटे कण जो होते हैं वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं। इसलिए उनका कोणीय वेग एक समान होते हुए भी उनके जो रेखीय वेग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हमें मालूम है या हम जानते हैं कि v = r ओमेगा होता है। इसलिए v1 = r1 इंटू ओमेगा, v2 = r2 इंटू ओमेगा होता है। तो यदि हम बल आघूर्ण की बात करते हैं तो हम बल आघूर्ण की जब बात करते हैं तब क्या होता है? इसके लिए मान लेते हैं कि एक छोटा सा कण जिसका द्रव्यमान m1 है, जो घूर्णन अक्ष से r1 दूरी पर है, अगर ये बल F1 के कारण घूमने लगता है तो इसका जो इस पर आरोपित बल है, अगर हम ये कहें कि ये आरोपित बल F1 = होता है, तो ये हो जाता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे रेखीय त्वरण। ये बल बराबर द्रव्यमान गुणे रेखीय त्वरण। लेकिन अब ये रेखीय त्वरण बराबर क्या होता है? क्योंकि आपको आघूर्ण निकालना है, तो बल बराबर हो जाएगा m1 इंटू ये होता है r1 इंटू अल्फा। जिस तरह से ये कोणीय वेग रेखीय वेग से रिलेटेड होता है, ठीक उसी तरह से हमने ये भी पढ़ा है कि ये a = क्या होता है? r इंटू अल्फा होता है। यानी किसी भी बल के कारण जो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है वस्तु में, यहाँ हम कोणीय त्वरण की बात करेंगे, कोणीय वेग ओमेगा के कारण, तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो ये जो होता है
उस वृत्त की त्रिज्या और कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से ये हो गया लगने वाले बल के कारण ये आपका बल इस तरह से परिभाषित हो गया। ये हो गया m1 r1 इंटू अल्फा। अब इस बल का आघूर्ण, अतः इस कण के लिए जो बल आघूर्ण, अगर हम ये कहें कि वो जो बल आघूर्ण है वो टाउ है और इसको हमने टाउ 1 कह दिया, तो ये टाउ बराबर क्या होगा, F1 इंटू R1 होगा इस बल का आघूर्ण, यानी बल गुणे उस कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। आप इसको भी डिफाइन कर दीजिए। तो इस तरह से इस छोटे से कण 1 जिसका आपने M1 और R1 इस तरह से माना है, तो ये F1 का काम हो जाएगा, F1 की वैल्यू रखने पर ये हो जाएगा M1 इंटू R1 इंटू अल्फा और ये हो गया R1। तो इस तरह से टाउ 1 का मान हो जाता है बच्चों कितना, M1 R1 स्क्वायर इंटू अल्फा। इस तरह से ये आपने परिभाषा से क्या निकाल दिया कि जब भी कोई एक दृढ़ पिंड घूर्णन गति करता है तो उसके सभी छोटे छोटे कण चूंकि वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं, और जब भी हम वृत्तीय मार्ग में गति की बात करते हैं तो ठीक जिस तरह से v = r ओमेगा होता है, उसी तरह से वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, तो ये रेखीय त्वरण बराबर क्या होता है, कोणीय त्वरण और गुणे उस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इन कॉन्सेप्ट्स का जब हम एप्लीकेशन यहाँ करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये बल F1 इस छोटे कण पर लगने वाला बल का मान इस तरह से M1 R1 इंटू अल्फा आ जाता है। और जब हम बल का आघूर्ण निकालते हैं तो बल का आघूर्ण भी परिभाषा से क्या होता है, लगने वाले बल का परिमाण गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो इस तरह से इस छोटे से कण के लिए टाउ 1 टॉर्क का जो गणितीय मान हो जाता है वो इस तरह से बल का मान घूर्णन त्रिज्या में गुणा करने से प्राप्त हो जाता है, और वो हो जाता है टाउ 1 = M1 R1 स्क्वायर इंटू अल्फा। अब आप समझ सकते हैं कि जब हम एक दृढ़ पिंड का एक पार्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं और उसका टॉर्क हमें मिल जाता है, तब सीधे अपन लिख सकते हैं कि इसी प्रकार अन्य कणों के लिए, या सीधे लिखिए इसी प्रकार दूसरे कण पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो हो जाएगा कितना, M2 R2 स्क्वायर इंटू अल्फा। तीसरे का हो जाएगा टाउ 3 ये हो जाएगा M3 R3 स्क्वायर इंटू अल्फा एंड सो ऑन कर सकते हैं कि इसी प्रकार जिस प्रकार आपने, अब देखिए पहले कण का आपने बकायदे कि कैसे ये बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, रेखीय त्वरण तो कोणीय त्वरण से उसका संबंध हम जानते हैं, ये सब आपने पूरा डिटेल इसलिए दिया कि ये इंट्रोडक्टरी पार्टिकल आपने लिया है, परिचयात्मक कण को आपने यहाँ लिया है, तो आपने एक कण के लिए पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा विवरण, पूरी विवेचना आपने इनिशियली पहुंचा दी। अब जब आपने एक कण का मान लिया तो आपने पहले ही बता दिया है कि जब कोई एक दृढ़ पिंड घूर्णन गति करता है तो उसके सभी कण क्या होते हैं, वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं। अब ये वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं तो एक के लिए आपने बता दिया इसका इसी प्रकार होती है। तो इस प्रकार nवें कण के लिए भी जो टॉर्क की वैल्यू है वो mn इंटू Rn का स्क्वायर और इंटू अल्फा के रूप में लिखी जा सकती है। अब अतः संपूर्ण दृढ़ पिंड का जो बल आघूर्ण है उसको अगर हम टाउ से कहें तो ये हो जाएगा सभी छोटे छोटे कणों के बल आघूर्ण के योगफल के बराबर, तो ये हो जाएगा टाउ। अब आपको केवल क्या करना है, यू ओनली हैव टू पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो ये हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर इंटू अल्फा, M2 R2 स्क्वायर इंटू अल्फा और प्लस एंड सो ऑन, इसी तरह से सभी को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा M1 MN Rn स्क्वायर इंटू अल्फा। यहाँ आपको एक चीज दिखनी चाहिए कि अल्फा इज कॉमन इन ऑल द टर्म्स, therefore it can taken outside of the bracket। आप निकाल दीजिए इसको, ये हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर प्लस इस तरह से प्लस M2 R2 स्क्वायर और प्लस इसी तरह से nवें कण का भी जो और पार्ट बचता है वो ऐसे लिख दीजिए।
अब आपको ये बिल्कुल दिखने लगा होगा कि भाई ये तो वही चीज है जो हमने पहले बार बार पढ़ी है। ये क्या है? दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण है, यानी इसको हम सिग्मा mr² इस तरह से लिख दें तो इसको हम अगले टर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू अल्फा इंटू आई, या ये रिजल्ट हो जाता है आपका कि किसी दृढ़ पिंड का जो बल आघूर्ण होता है वह जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरह से आप सिंपली बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध की व्याख्या भी कर सकते हैं। इसके पहले भी एक वीडियो हमने इसमें बनाया था बच्चों, और वो था कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। आप अगर इनको कंपैरेटिव देखें तो बिल्कुल सिस्टम ऑफ मैथमेटिकल डेरिवेशन बिल्कुल बिलोंग करता हुआ है, एक एक स्टेप सेम रहते हैं। इसलिए इसको जब आप देखें इस वीडियो को तो इसके साथ कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध वाला वीडियो भी जरूर देखते चलें। और इनकी हैसियत है अपनी मतलब कहना चाहिए कि घूर्णन गति में जब प्रश्न की बात आती है तो इससे क्या होता है कि ये एग्जामिनर मानकर चलता है कि बच्चे को अगर रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज आती है तो इसमें अगर आती है तो उसमें भी आती होगी, ये मानकर वो प्रश्नकर्ता आपसे प्रश्न पूछता है कि अच्छा बच्चों को अगर ये प्रश्न दे दिया जाए और उससे बनता है तो हम ये उस पर भरोसा कर सकते हैं कि बच्चे को इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हैं। तो इस तरह से बच्चों ये होता है बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध और उसका ये गणितीय निरूपण। धन्यवाद।